नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और जवाब तो चाहिए के साथ मैं हूं दीपक कुमार। अंकित सक्सेना, रिंकू शर्मा, ध्रुव त्यागी, डॉक्टर नारंग, बादल राजपूत, आपको याद है ये कौन है? नहीं याद होगा, कैसे हो? और न जाने कितनी जरूरी बातों पर आपको माथापच्ची करनी पड़ती है। देश की अर्थव्यवस्था की चिंता होती है, व्यापार, कारोबार, रोजगार, सरकार, कई बड़ी चीजें हैं और उनके बीच ये नाम कैसे याद रहें? पर आपको बता दें, ये नाम आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि आपका कारोबार, रोजगार और आपकी सरकार भी तब होगी ना जब आप होंगे। और यह नाम सबूत है भविष्य के उस खतरनाक स्थिति की जब आप, आपका परिवार, आपका घर-बार सब आपके सामने या आपके शव में परिवर्तित कर छीन लिए जाएंगे। आप रोते गिड़गिड़ाते दर-दर पर दस्तक देते फिरेंगे और कोई आपकी सुनने वाला नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कि हम डराने का प्रयास कर रहे हैं, तो नहीं, हम आपको सच्चाई से साक्षात्कार करा रहे हैं, उस सच्चाई से जिसका आज शिकार हुए हैं हीरा और नरसिंह। वो भाई जो अपनी बहन के दुष्कर्मी को सजा दिलाने आगे बढ़ा, वो भाई जो राखी का कर्ज चुकाने आगे बढ़ा, वो भाई जो मोहम्मद इरफान और मोहम्मद शान की शैतानी को खत्म करने आगे बढ़ा, अकेले, बेखौफ। लेकिन हुआ क्या? जेल से 2 दिन के लिए पैरोल पर बाहर आए मोहम्मद इरफान ने मोहम्मद शान के साथ मिलकर उस भाई को ही खत्म कर दिया उस भरोसे को जो एक भाई की कलाई पर राखी बांधते हुए एक बहन को उसका भाई दिलाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने हीरा के बहन के दुष्कर्मियों के दुस्साहस का विरोध नहीं किया, क्योंकि आपने हीरा पर हमला करने वालों का चुप रहकर हौसला बढ़ाया, क्योंकि इरफान और शान को पता था कि कोई उस पीड़ित के साथ खड़ा नहीं होगा। आज अंकित सक्सेना, रिंकू शर्मा, ध्रुव त्यागी, डॉक्टर नारंग, बादल राजपूत के बाद हीरा और नरसिंह शिकार हुए हैं। कल आपकी बारी हो सकती है। देखिए क्या हुआ। बहन की राखी के सम्मान के लिए हीरा ने बलिदान दे दिया। बहन की आबरू पर हाथ डालने वालों से लड़ते हुए हीरा वीरगति को प्राप्त हुआ। हीरा की मौत के बाद पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिवार मातम में है। अपने नौजवान बेटे को हमेशा के लिए खो चुकी मां को विश्वास नहीं हो रहा कि हीरा जैसा बहादुर बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। दरअसल हीरा की बहन के साथ मोहम्मद इरफान और मोहम्मद शान नाम के युवकों ने बलात्कार किया, जिस पर हीरा ने इरफान और शान की शिकायत पुलिस से की। हीरा की शिकायत पर मोहम्मद इरफान को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा। इस कार्रवाई से मोहम्मद इरफान आग बबूला हो गया। जेल में ही उसने हीरा की हत्या की योजना बना डाली। पैरोल पर आने के बाद मोहम्मद इरफान और मोहम्मद शान ने हीरा पर चाकुओं से निर्ममता से कई वार किए और फिर उसके सर पे गोली मार दी। बीच बचाव के दौरान हीरा का रिश्तेदार नरसिंह भी गंभीर रूप से घायल हुआ। घटना के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। हीरा की हत्या के बाद पूरा परिवार डरा सहमा है, क्योंकि हीरा की हत्या करने वाले मोहम्मद इरफान और मोहम्मद शान इलाके के दबंगों में गिने जाते हैं। मोहम्मद इरफान आम आदमी पार्टी का नेता है और परिवार को डर है कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त मोहम्मद इरफान के गुर्गे उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। हीरा और नरसिंह की जिस तरह से गोलियों और चाकुओं से ताबड़तोड़ वार करा गया, जिसमें हीरा की मौके पर ही मौत हो गई। मोहम्मद इरफान जो है वो इलाके का दबंग बताया जाता था। ये देखिए, आम आदमी पार्टी माइनॉरिटी विंग का अध्यक्ष इरफान सिद्दीकी था, यानी कि इलाके के अंदर एक राजनीतिक पार्टी से उसका रिश्ता था। इसलिए उन्होंने घर भी यहाँ पर धमकी दी गई थी हीरा के परिवार को कि हम आपका घर नहीं बिकने देंगे, और उसका इसी तरह से राजनीतिक पार्टी से वो इस्तेमाल करता था और इलाके के प्रॉपर्टी डीलर को कह दिया गया था कि हीरा का मकान नहीं बिकना चाहिए। लेकिन पेरोल पर इरफान सिद्दीकी था, आते ही उसने हीरा और नरसिंह को चाकुओं से गोद दिया गया, जिसमें हीरा की मौके पर ही मौत हो गई। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। हीरा की हत्या करने वाले दोनों हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
अब देखना है कि हीरा के परिवार को इंसाफ कब मिलता है, हीरा की हत्या करने वाले हत्यारों को फांसी कब मिलती है। सुदर्शन न्यूज के लिए सागर की रिपोर्ट। तो इस पूरे घटनाक्रम पर खबर दिखाए जाने के बाद लोगों को इसकी जानकारी हुई, उसके बाद क्या स्थिति बनी वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। लोगों का आक्रोश फूट पड़ा पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने को लेकर, पुलिस द्वारा परिवार को सुरक्षा मुहैया न कराए जाने को लेकर लोगों का आक्रोश फूट पड़ा, हंगामा उबल पड़ा। वहां हमारे सहयोगी सागर ताजा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सागर, क्या हुआ सुदर्शन न्यूज पर इस खबर दिखाए जाने के बाद? लोगों को जैसे ही जानकारी हुई कि एक परिवार के साथ इस तरह की निर्ममता हो रही है, इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, फिर काफी हंगामा हुआ। जानकारी चाहेंगे, अपडेट आपसे। देखिए, बिल्कुल जैसे ही हमने एक खबर चलाई सुदर्शन न्यूज पर, उसके बाद से ही कई संगठनों को इसकी जानकारी मिली दीपक, और उसके बाद से ही वहां पर इस बात का तो अंदेशा था, जो आसपास के जो हिंदूवादी कार्यकर्ता हैं वो वहां पर सुबह से ही इकट्ठा होने शुरू हुए थे, और शाम होते होते वहां पर दोपहर तक जो है काफी लोग इकट्ठा हो गए थे। पहले तो क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है तो उनको पैदल मार्च वो करना चाह रहे थे, जिसकी दिल्ली पुलिस ने परमिशन नहीं दी थी। एक ही जगह पर वो सभी लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन लोगों का गुस्सा इस बात से था कि आखिरकार एक के बाद इस तरह से जिहादी जो हैं वो लगातार इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इस तरह के जो घटनाक्रम है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो कुछ जो कार्यकर्ता थे वो गुस्से में आए और उन्होंने जो इरफान का घर है वहां पर जो बाइकें खड़ी थी उनमें आग लगाई गई है। हालांकि भारी पुलिस बल जो है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ दिल्ली पुलिस की भी फोर्स जो है इलाके के अंदर लगाई गई है ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो। लेकिन इस बात से कई लोगों के मन में ये सवाल जरूर उठता है कि एक के बाद एक जिस तरह की घटनाएं ये लगातार हो रही है, मंगोलपुरी, जहांगीरपुरी, रघुबीर नगर और अब सुल्तानपुरी, अगला नंबर कहाँ का, किस जगह पर जिहादी इसी तरह से हिंदुओं को चाकुओं से, गोलियों से भूनते रहेंगे। दीपक, की गई है सागर, परिवार को सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाया जा रहा है? देखिए, परिवार दीपक, एक मैं बताता हूँ, जो परिवार का घर है और इरफान का घर जो है वो मुश्किल से 300 या 400 मीटर की दूरी पर ही है। पुलिस जो हीरा का परिवार है वहां पर तो पुलिस ने कोई नहीं बैठा है, लेकिन इरफान के घर जरूर मैंने सुबह कई लेडी कांस्टेबल और मेल कांस्टेबल वहां पर देखे थे। पुलिस का जमावड़ा था, यानी कि किसी तरह की घटना इरफान के घर को ना हो। जिस माँ के बेटे की हत्या कर दी वो माँ चीख चीख कर कह रही है हमें डर है, हमें डर है, वहां पर कोई भी पुलिस का नुमाइंदा नहीं था। यानी कि पुलिस जो है वो पूरी की पूरी इरफान के घर के बाहर लगी हुई थी। दीपक, धन्यवाद सागर इन तमाम अपडेट्स के लिए। मामला गंभीर है और सवाल कई खड़े हो रहे हैं। इस सवाल का हम जवाब तलाशेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दे। हमारे साथ वेद भूषण जी हैं, पूर्व एसीपी हैं, और साथ ही बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी हैं और विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो खेमचंद शर्मा जी से प्रतिक्रिया चाहेंगे। खेमचंद जी, ये क्या हो रहा है? अभी हमारे सहयोगी सागर ने जैसा बताया कि जो पीड़ित परिवार है, जो सुरक्षा की मांग कर रहा है, उसकी सुरक्षा के लिए कोई नहीं है, लेकिन जो आरोपी हैं उनके घर के बाहर पुलिस वाले तैनात हैं कि उनके घर को, उनके परिवार को कोई नुकसान ना हो। नमस्कार दीपक जी, इसमें दो विषय हैं जी। एक, आम आदमी पार्टी का ऐसे तत्वों को संरक्षण देना, उनके मेंटरशिप करना, उनका सहयोग करना। हम सभी जानते हैं जिस तरीके से वहां का जो लोकल एमएलए आम आदमी पार्टी का मुकेश कुमार ऐसे तत्वों को सहयोग दे रहा है, और उन्हीं के सह पे और उन्हीं के सहयोग से यह व्यक्ति पेरोल पे बाहर आया। नहीं तो ऐसा व्यक्ति जिसने बलात्कार जैसा गंभीर अपराध किया है वो व्यक्ति बाहर नहीं आना चाहिए था। वो आम आदमी पार्टी की सह पे, सपोर्ट पे पैसा लगा के बाहर आया और उसने बाहर आते ही हत्या की, और हत्या के साथ साथ उसने पूरे एरिया में आतंक फैलाने का काम किया। आज भी मोहम्मद इमरान के घर के सामने आम आदमी पार्टी का बड़ा सा बोर्ड लग रहा है। आम आदमी पार्टी ने उसे ऑफिशियली पार्टी से निकाला नहीं है, किसी भी तरीके की स्टेटमेंट जारी नहीं हुई है। केजरीवाल जी चुप रहते हैं, मनीष सिसोदिया जी चुप रहते हैं,
ये हर एक छोटी बड़ी घटना पे प्रतिक्रिया देते हैं, नोएडा चले जाते हैं मिलने, लेकिन दिल्ली में जब हिंदुओं की हत्या होती है ये चुप बैठ जाते हैं, इनको सांप सूख जाता है। ये दिखाता है कि ये अपीजमेंट की राजनीति के तहत राजनीति कर रहे हैं और दिल्ली में हिंदू मरता है तो मरता रहे, हिंदू अपने अपने हाल पे रह जाए, इनको उसकी कोई चिंता नहीं है। इनको तो मुस्लिम अपीजमेंट करके उनकी वोट चाहिए। हिंदुओं को आने वाले चुनावों में आम आदमी पार्टी को जोरदार तरीके से जवाब देना होगा, क्योंकि ये लोग लगातार ऐसी घटनाएं इग्नोर करते जा रहे हैं। जहां दूसरी कोई छोटी मोटी घटना भी होती है तो उसका बवंडर बना देते हैं। एक कॉलेज में हिजाब में कुछ लड़कियों को घुसने नहीं दिया जाता, उसको इंटरनेशनल इशू बना दिया जाता है। जहां बच्ची के साथ पहले बलात्कार होता है, फिर भाई की हत्या होती है, रिश्तेदारों को गंभीर रूप से घायल कर दिया जाता है और जो लोकल सरकार है वो उस पर चुप्पी साध लेती है कि कोई घटना ही बिल्कुल, नहीं। मामला बेहद गंभीर है। जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता के हितैषी नहीं दिख रहे हैं, या फिर अगर हितैषी हैं तो एक खास समुदाय के हितैषी हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। वेदभूषण जी के पास चलते हैं। वेदभूषण जी, आखिर कैसे दुष्कर्म के आरोपी को पैरोल मिल जाती है और फिर वो बाहर आकर किसी की हत्या कर देता है? दीपक जी, ये जो सुल्तानपुरी का एरिया जहाँ पर ये वारदात हुई है जी। ये मिक्स पॉपुलेशन है, हिंदू और मुस्लिम मिक्स पॉपुलेशन का एरिया है और ये पूरी तरह रिसेटलमेंट कॉलोनी है। मतलब यहाँ पर जो कम निम्न आय वर्ग के लोग रहते हैं और वहां पर इतना ज्यादा क्राइम का रेशियो दिल्ली में यदि चेक किया जाए, सुल्तानपुरी और मंगोलपुरी जो 3-4 रिसेटलमेंट कॉलोनी है इंक्लूडिंग जहांगीरपुरी, वहां पर बहुत ज्यादा है। उसका कारण ये है क्योंकि घर एक दूसरे के साथ है और दूसरा राजनीतिक समीकरण कुछ इस तरह के हैं। जैसे अभी आपके खेमचंद जी बता रहे थे, आपको याद होगा एनआरसी सीए जब दंगे हुए थे, एक आम आदमी पार्टी के काउंसलर थे, वो अभी तक जेल के अंदर हैं। किस तरह से उन्होंने तमाम दंगों को ऑर्गेनाइज किया। और ये हिंदुस्तान या सुल्तानपुरी की बात नहीं, जो ये एक मानसिकता से जुड़ा हुआ एक सवाल है। हिंदू जो है बड़ा सहिष्णु है, उसको चींटी नहीं मार सकता और जिसके सामने एक जानवर को काटा जाता है वो आदमी को काटने, जानवर को काटने को सेम मानते हैं। अभी अमेरिका के अंदर आफिया जो जिसको 86 साल की अमेरिका में सजा हुई है, पाकिस्तान की रहने वाली है, उसके भाई ने जाकर किस तरह से यहूदियों के मंदिर पर उनको हॉस्टेज कर लिया। ये तो वहां की फोर्सेस का एक हिकमत कमी थी। हम ये समझना चाह रहे हैं कि ये कैसी न्याय व्यवस्था है, ये कैसा कानून है जो दुष्कर्मी को भी पैरोल दे रहा है, और वो भी तब जब पीड़ित परिवार डर में है और पीड़ित परिवार का ये आरोप है कि उन्हें धमकी दी जा रही है। वो घर छोड़कर जाना चाह रहे हैं, घर बेचकर जाना चाहते हैं, लेकिन सभी प्रॉपर्टी डीलर्स को ये धमकी दी गई है कि इसका घर कोई नहीं बिकवाएगा, उस पर हम कब्जा करेंगे। बिल्कुल, ये इससे ज्यादा और घिनौना काम और गंदा काम जितनी इसकी भर्त्सना की जाए कम है। परंतु अब देखने में ये अदालत का मामला है, क्योंकि हम अदालत का सम्मान करते हैं। किन हालातों के अंदर उसने पैरोल लिया, क्या कुछ फैक्ट को छिपाकर पैरोल लिया गया, या उसमें पुलिस ने जो पैरोल की जो कंडीशंस थी, क्या इसने जंप किया? अब जंप तो उसने कर दिया। यदि वो मर्डर के इन्वॉल्व हो गया तो अब शायद उसको इसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा, आजीवन कारावास या फांसी का अंजाम जब भुगतना पड़ेगा तब ये सवाल खड़े होंगे कि आखिर क्यों नहीं इस तरह की कार्रवाई हो रही है, कब वो अंजाम भुगतेंगे, कब एक उदाहरण स्थापित किया जाएगा। विनोद बंसल जी की भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं और फिर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि पीड़ित परिवार की क्या स्थिति है। विनोद बंसल जी, अंकित सक्सेना, रिंकू शर्मा, ध्रुव त्यागी, डॉक्टर नारंग, बादल राजपूत और अब हीरा और नरसिंह, क्या लगता है कि यह सिलसिला थमेगा, कोई इसे रोकेगा, या फिर यूं ही हिंदू असमय काल के गाल में समाते रहेंगे, घर बेचकर पलायन को मजबूर होते रहेंगे, बहन बेटियों की इज्जत की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो रहेगी? दीपक जी, आपने बहुत गंभीर मुद्दा उठाया है और वास्तव में आपने जो ओपनिंग रिमार्क डिबेट की शुरुआत में दिए थे वो बहुत आई ओपनर हैं। लोगों को एक जागरण के लिए बहुत बड़ा वो एक निर्देश है। और दिल्ली की जनता जो कि वास्तव में अपने नॉन तेल पानी के चक्कर में लगी रहती है, उसको ये नहीं पता कि ये नॉन तेल पानी का जो काम है वो कब बंद हो जाएगा, कब आपकी ये जिंदगी छीन ली जाएगी, और कब जो है ये इस्लामिक जिहादी आपको, आपके परिवार को, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को और बेटियों को कब उठा ले जाएंगे और कब उनके साथ बलात्कार करेंगे, कब क्या उनके साथ व्यभिचार करेंगे और कब उनकी हत्या कर देंगे, कोई नहीं जानता जी। आप देखिए कि दिल्ली पुलिस का जो व्यवहार है, दिल्ली का शासन प्रशासन जो है पिछले कुछ वर्षों में ऐसा लग रहा है जैसे पंगु टाइप का हो गया है। अनेक घटनाएं एक के बाद एक दिल्ली के अंदर हो रही हैं। और देखिए ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में हो रही है। खैर सुल्तानपुरी का इलाका तो जग जाहिर है
जी, कि इस्लामिक जिहादियों का एक बड़ा केंद्र भी है वो, और वहां पर अवैध गतिविधियों का भी एक सेंटर बड़ा चलता है। लेकिन इन सब चीजों को क्या पुलिस प्रशासन शासन को नहीं पता? एक बात। दूसरी बात ये दीपक जी, एक बड़ी गंभीर बात ये है कि ये जो इस्लामिक जिहादी हैं वो या तो लव जिहाद करते हैं, या लैंड जिहाद करते हैं, या सेक्स जिहाद करते हैं, या कुछ अन्य प्रकार का। लेकिन यहाँ पर इस पर्टिकुलर एपिसोड में कई तरह के जिहाद एक साथ मिलेंगे आपको। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने तो धमकी जिहाद का इस्तेमाल किया, और उसके बाद में फिर ये जो है ये बलात्कार किया, और ये लव जिहाद पहले इंप्लीमेंट हुआ उसमें। लव जिहाद के बाद में ये सेक्स जिहाद हुआ। सेक्स जिहाद के बाद में फिर उन्होंने फिर दोबारा से धमकी दी कि अगर तुमने मुझे फंसा दिया, मैं तो जेल जा रहा हूं, लेकिन तुम लोगों की जान खतरे में है, ये समझ लेना। और मजे की बात यह है कि पीड़ित परिजनों ने बाकायदा पुलिस को रिपोर्ट कराई थी कि हमें जान को खतरा है। इसके बावजूद भी पुलिस मुखदर्शक बन करके इस दिन का इंतजार करती रही कि वो हिंदू युवक कब जाएगा इस धरती से। आप देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां बन रही है देश के अंदर, और खासकर देश की राजधानी के अंदर इस तरह की बातें जब बनती हैं तो संपूर्ण देश इसको लेकर के चिंतित होता है। और ये मुझे समझ में नहीं आता कि आखिरकार दिल्ली पुलिस जैसी जाबाज पुलिस को किसने पंगु बनाया? आखिरकार शासन प्रशासन पर दबाव किसका है? एक और बात अंत में बताऊंगा आपको दीपक जी, इस एपिसोड में वो जो दलित मुस्लिम गठजोड़ का जो बात करने वाले, मीम का नारा देने वाले, वो जो सेकुलर ब्रिगेड है, वो भी सब नदारद है। उन सबके मुंह में भी दही जम गया है। और आप देखिए कि ये दलित बेटी थी, वो उसका बलात्कार होता है, दलित बेटी की हत्या होती है, नृशंस हत्या। एक और बात जी, अपना बंदूक का प्रयोग करते थे, गोली का प्रयोग करते थे, या फिर तलवार का या चाकू का प्रयोग करते थे। यहाँ तो स्थिति ये हो गई कि पहले बंदूक से भी मारा, गोली से भी मारा, और उसके बाद में चाकू से भी गोदा। तो ये दोनों काम जो है ना एक साथ किया, और एक नहीं दो लोगों को शिकार बनाया। और इतना करने के बावजूद भी मेरी जो परिजनों से बात थी, वो कह रहे हैं साहब वो अपने कम से कम 70 साल की बुढ़िया माता जी है, वो कहती है कि मैंने खुद देखा इसको कि मारने के बाद में वो जिहादी सरेआम तलवार लहराते हुए और हमें धमकी देते हुए गए थे कि तुम गुजराती हो ना, बुला लो अपने गुजराती मोदी को, बुला लो अपने गुजराती अपने अमित शाह को, हमारा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस तरह की भाषा का प्रयोग जिस स्वच्छंदता के साथ उन इस्लामिक जिहादियों ने किया, दीपक जी, ये बहुत बड़ा चैलेंज है हिंदू समाज के लिए। बिल्कुल बड़ा चैलेंज है। खेमचंद जी की प्रतिक्रिया एक ले लेते हैं। खेमचंद जी, आपने साफ तौर पर कहा कि आम आदमी पार्टी के जो स्थानीय विधायक हैं उनका संरक्षण प्राप्त है, और जो आरोपी है इरफान, वो खुद आम आदमी पार्टी के माइनॉरिटी विंग का अध्यक्ष है, ऐसा उसने बोर्ड लगा रखा है अपने मोहल्ले में, घर के सामने। जब आम आदमी पार्टी पर आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो सवाल तो ये उठता है कि फिर आपकी पार्टी क्या कर रही है? देखिए, हमारी पार्टी इस विषय को लेके आज थाने पे भी और एरिया में हम लोगों ने भारी प्रदर्शन किया है, और हम लोग हर संभव तरीके से आम आदमी पार्टी को एक्सपोज करने में लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी दलित विरोधी है, आम आदमी पार्टी हिंदू विरोधी है, आम आदमी पार्टी महिला विरोधी है, ये बार बार साफ हो रहा है। और आम आदमी पार्टी अपीजमेंट की राजनीति करती है, साफ साफ दिखता है। मैं तो कहता हूं कि सिर्फ मुकेश नहीं, बल्कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है, वो सरगना है, वो निर्देश देते हैं, और उनके निर्देश के अनुसार जो एमएलए हैं वो क्रियाकलाप करते हैं। कैसे हो गया कि 6 महीने पहले जिस व्यक्ति को सजा मिली है, आज भी उसके घर के सामने बोर्ड लगा हुआ है। एमएलए को पता है, सभी पदाधिकारियों को पता है, आम आदमी पार्टी को पता है, क्योंकि उसको बाहर निकाला नहीं गया। चलिए, राजनीतिक संरक्षण तो खेमचंद जी अपनी जगह है, लेकिन पुलिस भी तो कार्रवाई नहीं कर रही है। जिसे सुरक्षा मुहैया कराना है उसे खुले में छोड़ दिया है, और जो आरोपी है उनके घर के बाहर पहरेदारी कर रही है पुलिस। नहीं, ये ऐसा नहीं है। जो जहां पे घटना हुई है, हमारा जो परिवार, पीड़ित परिवार है, उनकी भी पूरी तरीके से सुरक्षा की जा रही है। अपराधियों को पकड़ा गया है, अपराधियों पे कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जो पॉलिटिकल संरक्षण प्राप्त हुआ और उसकी वजह से ये सारी दुखद जो घटना हुई, अगर ये आम आदमी पार्टी वाले पैसे नहीं देते, सपोर्ट नहीं देते, लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं देते, तो कभी भी पेरोल नहीं मिलता, इमरान को पेरोल नहीं मिलता, इस तरीके की घटना को अंजाम नहीं मिलता। आम आदमी पार्टी का जो चेहरा है वो लोगों के सामने आ गया है। हिंदू विरोधी जो उनकी विचारधारा है वो फिर से सभी के सामने आ गई है। और मैं आपके टीवी को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने इस विषय को अपनी चर्चा में रखा, जबकि बहुत सारे चैनल जो रात दिन अगर छोटी सी भी घटना हो जाती है तो इंटरनेशनल इशू बना देते हैं, और इस इशू को वो आइसोलेट कर रहे हैं, इस इशू को वो इग्नोर कर रहे हैं। और जबकि
छोटे छोटे इशू को वो इतनी बड़ी चर्चा पर चर्चा करते हैं। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस जमीनी मुद्दे को उठाया और जमीनी हकीकत को लोगों के सामने लाने की आपने हमारे लिए छोटी समस्या नहीं है, क्योंकि हर दिन इस तरह की 2-4 घटनाएं नियमित हम देख रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। और राष्ट्रीय राजधानी की बात करें तो यहां एक लंबी लिस्ट है नामों की जो इस तरह की घटनाओं में अपनी जान गंवा चुके हैं। बहरहाल आप सबने पीड़ित परिवार की क्या स्थिति है इसके बारे में बताया। हमारे सहयोगी सागर पहुंचे थे पीड़ित परिवार के पास, उसकी क्या स्थिति है, वहां क्या हालात हैं, ये जानने की कोशिश की। तो हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं जब सागर वहां पहुंचे तो उन्होंने वहां क्या पाया। देखिए, दिल्ली के अंदर जिहादियों का आतंक किस तरह से लगातार बढ़ता ही जा रहा है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। पहले ये तस्वीर आप देख लीजिए। आपने मकान बिकाऊ के तो बहुत बोर्ड देखे होंगे, लेकिन यह मकान बिकाऊ है मुसलमानों के आतंक से, हीरा की हत्या के डर का कारण। माताजी हैं उनकी। माताजी, क्या कुछ हुआ था? आपके कितने बेटों को गोली मारी गई है? एक तो मेरा लड़का बिल्कुल जान से मार दिया, एक लड़का हमारा रिश्तेदारी है उसको गोली मार दी, वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। जो भगवान उसको भी बचा दे तो अच्छा है। बहुत बुरा हुआ है भाई, हमारी लड़कियों की इज्जत लूटी गई है और पुलिस वालों ने और इसको क्या कहते हैं ये नेता लोगों ने रिश्वत खिला के और हमारे को पिटवाया मरवाया इनके पास। उसकी पैसे देके जमानत कराई, मदद कराई। हमारे साथ अन्याय हो रहा है भाई। हम इंसाफ मांगते हैं, कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। जो हमारी लड़की के साथ करा है उसका इंसाफ चाहिए। तो फांसी देनी चाहिए, फांसी देनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। धमकी दी, लड़कियों से मारा, मेरे लड़के को लेके जा रहे हॉस्पिटल तब भी नहीं ले जाने दिया। सामने कैमरा लग रहा है, आप उससे हम झूठ बोलते हो तो भी नहीं बढ़ रही। क्या कब आए थे मोहम्मद इरफान और मोहम्मद शान? ये पेरोल पे था मोहम्मद शान। कहाँ आपके बेटे थे? जमानत हुई है कि पैरोल पे आया ये नहीं पता। और पुलिस वालों ने भी हमारी लड़की के बयान गलत लिखे हैं। लड़की को जो लड़की ने बोला वो लिखा नहीं है और उसकी मर्जी से अपने आप बनाया। ये हमारे यहाँ के जो वो फौजी नेताजी हैं उन्होंने ये बोला कि ये मुलजिम को यहाँ बिठा के और तुम ये क्यों ये लिख रहे हो, इसको हटाओ नहीं तो यहाँ मर जाएंगे। फिर भी उन्होंने गलत लिख दिया। फौजी साहब ने बोला था कि इसको निकालो, अभी नहीं थाने में हम आग लगाएंगे। ये मुसलमान को क्यों बिठा रखा है अंदर लड़की के साथ, क्यों ये आईओ ने निकाला नहीं। मतलब आपकी बेटी के साथ भी इन मोहम्मद इरफान और मोहम्मद शान ने गलत काम किया था? उसके भाई ने रिफान ने और ये लड़का मारा है, ये दोनों भाइयों ने मारा है। मेरा लड़का जल के सामने बैठा रहता था, लड़की को चढ़ता था, वो मर गया। हिम्मत रखिए आप, हिम्मत रखिए। हमारे घर में घुस के मेरी लड़की को पलक पे पड़ी रहती थी, घुस से मारता था और कहीं तरह शादी करी तो तेरे को इसको क्या कहते तेजाब कर दूंगा, मार दूंगा। मारे हुए कपड़े खून के भी पड़े हुए हमारी लड़की को अभी तक हमने रख रखे। जब ऐसा लड़की गलत बयान देगी तो कपड़े आप पेश करेंगे जज के सामने। ये तो नहीं हो सकता ना। मैंने खून के कपड़े अभी भी रखे हुए हैं, खून के कपड़े रखे हुए हैं। मैं कोर्ट में मैं लड़की दोनों जाके और वो खून के कपड़े हमने पेश करे कि साहब ये देखो। फिर भी उनके पास आइयो, जाके उनके पास खड़ा रहता था। मैंने साहब हमारी तो बात सुनो, नहीं सुनता था। आप मैं झूठ बोलती हूँ तो आप कोर्ट से इनकी देखिए छोटा सा घर है यहाँ पर इनका, लेकिन किस तरह का आतंक लगातार जिहादियों का बढ़ता जा रहा है कि डर से इन्होंने ये देखिए बोर्ड, ये है मकान बिकाऊ है। कि तो आपने तमाम जगह देखे होंगे, लेकिन मुसलमान मना कर दिया है कि इनका मकान कोई मत खरीदना। किसने मना किया? इरफान ने। अच्छा, कोई मत खरीदना, सब डीलरों को मना कर रखा था। मैंने कहा हम तो यहाँ से बेच के चले जाएंगे। क्या मैं डीलरों से कहता हूँ कौन खरीदता है ऐसा पैसे, गाली निकाल के बात करता था। तो बिल्कुल ये परिवार है
हीरा और निरसंस का, जिनकी मोहम्मद इरफान और मोहम्मद शान ने निर्मम तरीके से हीरा की हत्या कर दी। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। चलिए, तो क्या स्थिति है और किस तरह से न्याय दिलाने वाले ही पीड़ित के साथ अन्याय कर रहे हैं, ये माताजी अपना दुखड़ा व्यक्त कर रही थी, रो रो कर कह रही थी कि थाने में बेटी जो कह रही थी वो नहीं लिखा, बल्कि पूरी बातें ही, पूरा बयान ही उसका पलट दिया। वेद भूषण जी के पास चलते हैं। वेद भूषण जी, आप कह रहे थे कि न्यायालय पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता, लेकिन न्यायालय में मामले वही पहुंचते हैं जो पुलिस के माध्यम से पहुंच पाते हैं, और जब माध्यम ही इस तरह से दुर्व्यवहार करता है, पूरे तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर ले जाता है, तो फिर न्यायालय में क्या होगा? दीपक जी, मैं आपके दर्शकों को एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। जो पैरोल का जो सब्जेक्ट है वो केवल दिल्ली सरकार डील करती है। उसको किसको पैरोल दिया जाए या ना दिया जाए, दिल्ली सरकार जो आम आदमी पार्टी है वो लोग डिसाइड करते हैं कि ये पैरोल का हकदार है या नहीं है। पुलिस का उसमें रोल ऑलमोस्ट नहीं होता है। हाँ, यदि विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कोर्ट ने कोई आदेश पास करती है तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस की है। अब ये पैरोल किस आधार पर दिया गया, क्यों दिया गया, क्या तमाम चीजों पर इसमें पुलिस से रिपोर्ट की गई, ये तमाम चीजें अदालतों के सामने आएंगी, या इसमें लापरवाही की गई, या जानबूझ के तमाम चीजों को इग्नोर करते हुए पैरोल दिया गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तमाम चीजें जितनी भी आपके टीवी पर अभी हम लोगों ने डिबेट की है, उसमें बार बार यही निकल के आ रहा है कि पैरोल दिया गया। पैरोल क्यों दिया गया, किस लिए दिया गया, क्या ग्राउंड थे पैरोल देने के, क्या इतना सीरियस ऑफेंस जो रेप के अंदर बनता, क्या उसके घर में कोई मैरिज थी, क्या बीमारी थी, या क्या कारण थे? दिल्ली सरकार इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। पुलिस की जिम्मेदारी अदालत के प्रति होती है, दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी के प्रति जिम्मेदारी नहीं है। तो ये वाकई में एक बहुत सीरियस मामला है कि पैरोल की जो प्रक्रिया है उसका मिसयूज यदि किया गया है तो आम आदमी पार्टी को इसका जवाब एक आज नहीं तो कल दिल्ली की जनता को और अदालत को देना ही पड़ेगा। और ये बहुत सीरियस मामला है और जरूर इसके बारे में जो सेशन कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, जरूर संज्ञान लेगी। और पैरोल के बारे में यदि कोई, बिल्कुल, आपने पैरोल की प्रक्रिया और इसके लिए कौन जिम्मेदार है ये तो कह दिया, लेकिन इसके पीछे क्या मोटिव हो सकता है ये भी महत्वपूर्ण है। इस पर विनोद बंसल जी की प्रतिक्रिया चाहेंगे। विनोद बंसल जी, क्या एक मोटिव, जिस तरह से वेद भूषण जी कह रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण में और जो कानूनी प्रक्रिया है उसके साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया गया है, उससे ऐसा आभास हो रहा है कि पैरोल इस वजह से दिलाया गया क्योंकि शिकायत करने वालों को आतंकित करना मकसद रहा होगा, कोई और फिर कभी आवाज ना उठाए इन शैतानों के खिलाफ, ये मकसद रहा होगा, ताकि ये इस तरह के खौफ का माहौल को कायम कर सके बाहर आकर। दीपक जी, बिल्कुल आपने सही पकड़ा है। इनफैक्ट क्या है कि ये जो अपने वेद भूषण जी ने बात कही, बड़ी बड़ी जबरदस्त अवेकनिंग बात है जी। आप देखिए कि दिल्ली की जनता सामान्य तौर पर ये सोचती है कि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंडर में है, और ये सिर्फ, मैं भी अभी तक यही समझ रहा था, वास्तव में आज इन्होंने एक नया रहस्य उद्घाटन किया है एक तरह से, जो ये एक टेक्निकल पॉइंट था जो देश की जनता को नहीं पता था जी। आप देखिए कि एक तरफ पुलिस व्यवस्था केंद्र के हाथ में, तो वहीं पुलिस के हाथ काटने और पैर काटने या उसके पैर तोड़ने की व्यवस्था राज्य सरकार के पास है। आप देखिए कि अगर इस तरह से क्रिमिनल्स को राज्य सरकार के रिकमेंडेशन पे उनको पैरोल दे दिया जाएगा, अगर राज्य सरकार के रिकमेंडेशन पर, और वो केसेस को 1-1, 2-2 साल तक दबा के रखा जाएगा, जैसे कि दीपक जी आपको याद है कि जेएनयू वाले केस में हुआ था, आपको स्मरण होगा कि जेएनयू वाले केस में वो चार्जशीट दाखिल करने से भी इन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि कोर्ट ने 2 साल तक उसको लटका के रखा, कोर्ट में मामला 2 साल तक लटका रहा, और दिल्ली की न्यायालय ने साफ साफ दिल्ली सरकार को 3 रिमाइंडर दिए कि भैया आप इसकी क्लियरेंस दो, तभी तो दिल्ली पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी। और मुझे लगता है कि वो जेएनयू वाले केस में आज तक वो चार्जशीट फाइल नहीं हो पाई। लोग दोष देंगे दिल्ली पुलिस को या केंद्र सरकार को, वास्तव में जो जिहादियों का अड्डा चलाने वाली है वो राज्य सरकार है। मतलब विनोद बंसल जी, आप एक तरह से कह रहे हैं कि इन जिहादियों को उत्पात मचाने के लिए खुला संरक्षण राजनीतिक दल की ओर से दिया गया है, जो फिलहाल सत्ता संचालन कर रही है। हाँ बिल्कुल दीपक, ये तो साफ साफ नजर आ रहा है। देख, टुकड़े टुकड़े गैंग को किसने समर्थन सपोर्ट दिया, ओपनली दे रहे थे, न्यायालय में उसको पूरा प्रोटेक्शन दिया। अब यहाँ पर भी जो इस्लामिक जिहादियों के जो उत्पात दिल्ली के अंदर हो रहे हैं, एक नहीं कम से कम तो 5 दर्जन केसेस दिल्ली के अंदर ऐसे हुए हैं जहां इस्लामिक जिहादियों ने हिंदू युवकों को, युवतियों को मौत के घाट उतार दिया, वो भी सरेआम, कोई चोरी छुपे नहीं है।
बिल्कुल, इन और सब ये चीजों में- शायद तब तक जारी रहे, हालात ऐसे ही तब तक रहें जब तक कि हर एक हिंदू जागे नहीं और कोई अलग अलग खुद को ना समझे, सब एकजुट जब तक नहीं होंगे तब तक शायद ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और ये गंभीर चिंता का विषय है। जो बड़ा सवाल है उसका जवाब तभी मिलेगा जब हिंदू समाज एकजुट होगा और हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ इस तरह की मुसीबत की घड़ी में खड़ा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद वेदभूषण जी और विनोद बंसल जी, खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। तो जवाब क्या होगा यह आप बेहतर समझ सकते हैं। आप सुदर्शन न्यूज चैनल के ट्विटर हैंडल पर सुदर्शन न्यूज चैनल @ टैग करें और साथ ही हैशटैग के साथ अपनी प्रतिक्रिया दें, हैंग मोहम्मद इरफान। तब हम जानेंगे कि आप क्या जवाब दे रहे हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप